Hello everyone, how are you? It's me Nawad here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is our lecture 19th of fluid mechanics. In this lecture we are going to discuss about hydraulic pumps. So first we will discuss about what does hydraulic pumps means. The hydraulic machines which converts mechanical energy into hydraulic energy or water energy are known as hydraulic pumps. तो जो भी हाइड्रोलिक मशीन्स मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी या वाटर एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, दैट हाइड्रोलिक मशीन्स आर नोन एज हाइड्रोलिक पंप्स. द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी. अब जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में होती है. अब हाइड्रोलिक पंप से क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब हाइड्रोलिक पंप्स हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स and the second is reciprocating pumps. So first we will discuss about centrifugal pumps. So the pump which converts mechanical energy into pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid is known as centrifugal pump. तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है फ्लूइड पे एक्ट करती है उसकी वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो दैट पंप इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. इट एक्ट्स एज अ रिवर्स ऑफ एन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. इन दिस केस जो फ्लो की डायरेक्शन रहती है वो कैसी रहती है? रेडियल इन आउटवर्ड डायरेक्शन. तो इसमें जो फ्लो की डायरेक्शन रहती है वो रेडियल इन आउटवर्ड डायरेक्शन रहती है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब उसके बेस पे ये वर्क करता है. अब फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड इज रोटेटेड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क. जब भी सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड को हम एक्सटर्नल टॉर्क से रोटेट करने की कोशिश करेंगे या रोटेट करवाएंगे, देन द राइज इन प्रेशर हेड टेक्स प्लेस. तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर हेड में राइज आ जाता है. एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो है मतलब प्रेशर राइज हो सकता है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. तो जिस पॉइंट पे जो राइज ऑफ प्रेशर अकर होगा वो किसके बराबर आता है? जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसके स्क्वायर के बराबर आता है उस पॉइंट पे. सिंपली अगर हम इसको देखेंगे, इट मीन्स डेट की राइज इन प्रेशर हेड विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g. सो जो राइज इन प्रेशर हेड आएगा एट एनी पॉइंट इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g और सिंपली ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g. दस एट आउटलेट ऑफ द इम्पेलर. तो इम्पेलर हम सिंपली रोटेटिंग पार्ट जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का उसको कहते हैं. तो इम्पेलर के आउटलेट पे क्या होता है कि रेडियस ज्यादा होता है. ऑब्वियस सी बात है, जितना हम सेंटर से दूर होते जाएंगे इम्पेलर से उतना उसका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा. तो रेडियस ज्यादा होने की वजह से राइज इन प्रेशर हेड इज मोर. उसकी वजह से जो प्रेशर हेड में राइज आ जाता है वो ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि लिक्विड कैन बी लिफ्टेड एट हाई लेवल. तो जितना ज्यादा राइज इन प्रेशर हेड होगा उतनी ज्यादा हाइट तक हम लिक्विड को लिफ्ट कर सकते हैं. तो जितना कम राइज इन प्रेशर हेड होगा उतना लिक्विड को हम लो हाइट तक लिफ्ट कर सकते हैं. इट मस्ट बी एज मोर एज मच एज पॉसिबल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. अब सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के मेन पार्ट क्या क्या है? फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इम्पेलर. अब इम्पेलर हम किसको कहते हैं? इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो रोटेटिंग पार्ट होता है दैट पार्ट इज नोन एज इम्पेलर. जनरली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स. तो ये सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का बना हुआ होता है एंड इट इज माउंटेड ऑन शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मोटर. इम्पेलर जो है वो शाफ्ट के साथ माउंटेड होता है और शाफ्ट जो है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड होता है. अब इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से शाफ्ट रोटेट होगा और शाफ्ट की वजह से क्या होगा? इम्पेलर रोटेट होगा. इम्पेलर रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल पंप भी वर्क करना स्टार्ट करेगा. सो एज यू कैन सी हियर दिस इज द इम्पेलर, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. दिस आर कर्व्ड वेन्स. ये कर्व्ड वेन्स जो है क्या करते हैं? फ्लो को डायरेक्ट करते हैं. तो ये जो पार्ट है दिस इज शाफ्ट ऑफ द इम्पेलर. ये शाफ्ट जो है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट होता है. तो जब इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है तो वो शाफ्ट रोटेट होता है. ये शाफ्ट रोटेट होने की वजह से ये इम्पेलर जो है रोटेट होता है. इम्पेलर रोटेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वाटर में सक्शन अकर होगी. तो सक्शन की वजह से इसमें अपवर्ड मोमेंट स्टार्ट हो जाएगी. तो जैसे ही अपवर्ड मोमेंट स्टार्ट हो जाएगी वाटर जो है इस इम्पेलर के साथ स्ट्राइक करेगा. वाटर जो है इस इम्पेलर पे स्ट्राइक करने से इसमें जो ये कर्व्ड वेन्स लगे हुए हैं ये वाटर को टुवर्ड्स केसिंग डायरेक्ट करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इसमें जाता है हमारे पास केसिंग. अब केसिंग क्या होता है? इट इज द एयर टाइट पासेज अराउंड द इम्पेलर विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू प्रेशर एनर्जी. जो भी हम एयर टाइट पासेज अराउंड द इम्पेलर प्रोवाइड करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है दैट इज नोन एज केसिंग. इट हैज जनरली 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज वॉल्यूट केसिंग. अब वॉल्यूट केसिंग क्या होता है? इट इज ऑफ स्पाइरल टाइप. तो वॉल्यूट केसिंग जो होती है स्पाइरल टाइप की होती है इन विच एरिया फ्लो इंक्रीजेज ग्रेजुअली विच कॉजेज डिक्रीज इन वेलोसिटी. तो स्पाइरल फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है कि इसका एरिया जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो डिक्रीज होती है. तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर में इंक्रीमेंट होती है. तो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि राइज ऑफ प्रेशर हेड ज्यादा होगा. तो जितना ज्यादा प्रेशर हेड होगा उतना हम ज्यादा हाइट तक वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं. बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज. फॉर्मेशन ऑफ एडीज जो है इस टाइप की केसिंग में काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका यूज जो है बहुत कम किया जाता है.
दिस आउटसाइड कवरिंग जो ये बाहर से प्रोवाइड की हुई है, दिस इज नोन एज केसिंग। अब केसिंग जो है एक एयर टाइट पैसेज है जो अराउंड द इम्पेलर प्रोवाइड की होगी। जब ये इम्पेलर रोटेट होगा तो ये कर्व्ड वेन्स जो है पानी को डायरेक्ट करेंगे, वो किसके साथ स्ट्राइक होगा, केसिंग के साथ स्ट्राइक होगा। तो केसिंग के बाद जो है ये पानी जो है ऊपर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ वॉल्यूट केसिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ केसिंग इसमें जाती है हमारे पास वर्टेक्स केसिंग। अब वर्टेक्स केसिंग क्या होती है? इन दिस केस सर्कुलर चैम्बर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन केसिंग एंड इम्पेलर। सर्कुलर चैम्बर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है केसिंग और इम्पेलर के बीच में, विच रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज। अब देखो फर्स्ट केस में जो सबसे मेन डिसएडवांटेज था वो था ये कि एनर्जी का लॉस हो जाना ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडीज, लेकिन इस केस में वो प्रॉब्लम जो है ओवरकम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सर्कुलर चैम्बर इज नोन एज फ्री वर्टेक्स फ्लो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर्कुलर चैम्बर के थ्रू जो फ्लो ऑफ वाटर अकर होता है दैट इज नोन एज फ्री वर्टेक्स फ्लो। सो इन केस ऑफ फ्री वर्टेक्स फ्लो वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली टू रेडियस। तो फ्री वर्टेक्स फ्लो के केस में जो वेलोसिटी है वो वेरी करती रहती है इनवर्सली टू रेडियस। इट मीन्स दैट कि अगर रेडियस इंक्रीज होगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होती है, विच कॉजेज इंक्रीज इन प्रेशर। तो ऑब्वियसली बात है जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर हेड भी इंक्रीज होगा। इट्स एफिशिएंसी इज मोर देन द वॉल्यूट केसिंग। इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है वॉल्यूट केसिंग से। सो एज यू कैन सी हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ वर्टेक्स केसिंग। इस केस में क्या किया है कि जो ये इम्पेलर है, इम्पेलर के बाहर जो एक वर्टेक्स चैम्बर प्रोवाइड किया हुआ है जो फ्लो को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। और दूसरा सबसे मेन जो रीजन है इसको यहाँ पे प्रोवाइड करने का, जो फॉर्मेशन ऑफ एडीज अकर होती थी केसिंग में वो इससे प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि जब पानी जो है इम्पेलर पे स्ट्राइक होने के बाद इसको पड़ता है, इससे स्ट्राइक होता है, जिसकी वजह से जो है इसका इफेक्ट जो है कम हो जाता है। तो विच टोटली प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एडीज इन द केसिंग। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ वर्टेक्स केसिंग। And the third type of casing is casing with guide blades. In this case, impeller is surrounded with a series of guide blades mounted on a ring that is known as diffuser. तो इस केस में क्या किया जाता है कि impeller के सराउंडेड सीरीज ऑफ गाइड ब्लेड्स को माउंट किया जाता है ऑन अ रिंग। तो जिस रिंग को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजर कहते हैं। इन दिस केस एरिया ऑफ गाइड वेन इंक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर हेड भी इंक्रीज होगा। इन दिस केस फॉर्मेशन ऑफ एडीज इज वेरी लेस। तो इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ एडीज होती है वो भी बहुत कम अकर होती है। केसिंग विद गाइड ब्लेड्स आल्सो नोन एज टर्बाइन पंप्स। दिस इज केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। तो इस केस में क्या है, अब ये देखो इम्पेलर है, इम्पेलर में कर्व्ड वेन्स प्रोवाइड किए हुए हैं। बिसाइड्स दैट इम्पेलर के बाहर जो है गाइड वेन्स प्रोवाइड किए हुए हैं विच आल्सो प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एडीज। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। थर्ड जो इसमें पार्ट आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो हमारे पास है सक्शन पाइप विद अ फुट वेल्व एंड अ स्ट्रेनर। A pipe whose one end is connected to the inlet of the pump and other end dips into the water. तो this pipe is known as suction pipe. तो suction pipe हम उस पाइप को कहते हैं जिसका एक एंड जो होता है इनलेट के साथ कनेक्टेड होता है, जो इनलेट ऑफ पंप है उसके साथ कनेक्ट होता है, और दूसरा एंड जो है सोर्स ऑफ वाटर के साथ कनेक्ट होता है। तो सोर्स ऑफ वाटर में भी रिजर्वायर, टैंक और समथिंग एल्स, तो कुछ भी हो सकता है। तो जिसका एक एंड जो होता है इम्पेलर के साथ कनेक्ट होगा और दूसरा सोर्स ऑफ वाटर के साथ कनेक्ट होगा, डेट इज नोन एज सक्शन पाइप। इट हैज आल्सो अ फुट वेल्व एंड अ स्ट्रेनर। तो इसमें फुट वेल्व भी प्रोवाइड किया होता है, इसका काम क्या होता है कि फ्लो को रेगुलेट करता है। और स्ट्रेनर का यहाँ पे काम क्या होता है कि कोई भी अननेसेसरी चीज जो है पंप में ना आ जाए, उसकी वजह से जो है क्लॉगिंग वगैरह काज हो सकती है पाइप में। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेनर हियर। अब सक्शन पाइप कौन सी पाइप है? अब दिस इज अवर वाटर टैंक और एनी सोर्स ऑफ वाटर जहां से हमने पानी को लिफ्ट करवाना है। दिस पाइप इज सक्शन पाइप, जिसका एक एंड जो है वाटर टैंक के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है इनलेट ऑफ पंप के साथ कनेक्टेड है। तो दिस पाइप इज नोन एज सक्शन पाइप। यहाँ पे स्ट्रेनर प्रोवाइड किया हुआ है। स्ट्रेनर का फंक्शन क्या है कि कोई भी अननेसेसरी चीज जो है पाइप में एंटर ना हो, अदरवाइज इट कैन कॉज क्लॉगिंग ऑफ पाइप। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिलीवरी पाइप। A pipe whose one end is connected to the outlet of the pump and other end delivers the water at required height is known as deliver pipe. तो डिलीवरी पाइप हम उस पाइप को कहते हैं जिसका एक एंड जो होता है आउटलेट ऑफ पंप के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा एंड जो होता है जहां पे हमने वाटर को डिलीवर करना है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो दिस इज नोन एज डिलीवरी पाइप। दिस इज डिलीवरी पाइप। अब देखो यहाँ पे जो है ये डिलीवरी वेल्व प्रोवाइड किया हुआ है। जब हम इस वेल्व को ओपन करेंगे तभी आगे जो है पानी की सप्लाई कंटिन्यू हो सकती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑन वाटर। In this case, absolute velocity of water at inlet makes an angle of 90 degree with the motion of the impeller. This is the important point from examination point of view. तो इस केस में जो absolute velocity of water होती है at inlet of the pump पे,
it makes an angle of 90 degree with the motion of the impeller. So tangential velocity of impeller at inlet will be equal to u1 is equal to pi d1 n upon 60. Similarly अगर हमने outlet पे tangential velocity निकालनी होगी, it will be equal to u2 is equal to pi d2 n upon 60, where n is speed of impeller in rpm, d1 is diameter of impeller at inlet, similarly d2 हो जाएगा diameter of impeller at outlet. So therefore work done by impeller on water per second will be equal to w upon g vw into u2. So this is the formula to find out work done by impeller on water per second. So this is important from examination point of view. So where VW is absolute velocity of water. So absolute velocity हमारे पास दो टाइप की होती है, absolute velocity of water at inlet और absolute velocity of water at outlet. तो इनलेट में हम उसको VW1 से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटलेट में हम उसको VW2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस केस में जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट होगी उसकी वैल्यू 0 होगी. So next we will discuss here basic definitions in the centrifugal pumps. First इसमें है suction head. It is denoted by HS. It is the vertical height of the center line of the centrifugal pump above the water surface. तो जो भी vertical distance आ जाता है above the water surface और center line of the centrifugal pump is known as suction head. It is denoted by HS. So the vertical distance between top surface of water and center of centrifugal pump, or we can say that center of impeller, is known as suction head, which is represented by HS. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास डिलीवरी हेड. इट इज डिनोटेड बाय एच डी. इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द पंप एंड द वाटर सरफेस इन द टैंक टू विच वाटर इज डिलीवर्ड इज नोन एज डिलीवरी हेड. सो जो भी वर्टिकल डिस्टेंस आ जाता है सेंटर लाइन ऑफ द पंप और उस पॉइंट के बीच में जहां पे हमने पानी को डिलीवर करना है, डेट इज नोन एज डिलीवरी हेड. इट इज डिनोटेड बाय एच डी. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ इम्पेलर एंड अप टू द पॉइंट वेयर वाटर इज टू बी डिलीवर्ड इज नोन एज डिलीवरी हेड, जिसको हम एच डी से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड इज स्टैटिक हेड. इट इज डिनोटेड बाय एच एस. इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एच एस प्लस एच डी. तो इन दोनों हेड का जो एल्जेब्रिक सम आएगा, दैट हेड इज नोन एज स्टैटिक हेड. कैपिटल एच एस इज इक्वल टू स्मॉल एच एस प्लस एच डी, वेयर एच एस इज सक्शन हेड एंड एच डी इज डिलीवरी हेड. इन दोनों का जो सम आएगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक हेड. फोर्थ टर्म इसमें जाती है मैनोमेट्रिक हेड. इट इज डिनोटेड बाय एच एम. इट इज द हेड अगेंस्ट विच अ सेंट्रिफ्यूगल पंप हैज टू वर्क. सो जिस हेड के अगेंस्ट सेंट्रिफ्यूगल पंप को वर्क करना है, डेट हेड इज नोन एज मैनोमेट्रिक हेड. इट इज डिनोटेड बाय एच एम. सो देयरफॉर एच एम इज इक्वल टू एच एस प्लस एच डी प्लस एच एफ एस प्लस एच एफ डी. तो एच एस आपको पता है सक्शन हेड है, एच डी हो गया हमारे पास यहाँ पे डिलीवरी हेड, वेयर एच एफ एस इज फ्रिक्शनल हेड लॉस इन सक्शन पाइप एंड एच एफ डी इज फ्रिक्शनल हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप. Next we will discuss about efficiencies of centrifugal pump. So in case of centrifugal pump, power is transmitted from the shaft of the electric motor to the shaft of the pump and then impeller and then to the water. तो centrifugal pump के केस में पावर जो है ट्रांसमिट की जाती है जो शाफ्ट होगा इलेक्ट्रिक मोटर का और जो शाफ्ट होगा इलेक्ट्रिक पंप का. उसके बाद जो है अब जो इलेक्ट्रिक पंप का शाफ्ट होगा वो इम्पेलर पे पावर ट्रांसफर करता है और इम्पेलर जो है वाटर पे ट्रांसफर करता है. तो उसकी वजह से वाटर में प्रेशर क्रिएट होता है और उसको हम आगे डिलीवर कर पाते हैं. वी हैव जनरली 3 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज. फर्स्ट वन इज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, सेकंड इज मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड द थर्ड इज ओवरऑल एफिशिएंसी. तो वन बाय वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी. It is denoted by neta manometric. It is the ratio of manometric head to the head imported by the impeller to the water is known as manometric efficiency. अगर हम मैथमेटिकली इसको देखेंगे, neta manometric is equal to hm upon VW2 U2 upon G, where hm is manometric head and VW2 U2 upon G is head imported by the impeller to the water. जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं G into hm upon VW2 U2, where G is acceleration due to gravity, hm हो गया हमारे पास यहाँ पे manometric head, VW2 हो गया हमारे पास यहाँ पे absolute velocity at outlet of the impeller and U2 is tangential velocity at outlet of the impeller. Now manometric efficiency को अगर हम in terms of power में यहाँ पे define करेंगे, so in this case power at impeller of the pump is more than the power given to the water at the outlet of the pump. So जो impeller पे power होती है वो ज्यादा होती है, power present होती है at the outlet of the pump. So the ratio of power given to water at outlet of the pump to the power available at the impeller is known as manometric efficiency. So outlet of pump पे कितनी power present है और impeller of pump पे कितनी power present है, उन दोनों के बीच का जो रेशो है that is known as manometric efficiency. So this is the definition of manometric efficiency in terms of power. So manometric efficiency फाइंड आउट करने के लिए इस केस में भी फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशंस अलग हैं बट फॉर्मूला जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए सेम ही है, GHM डिवाइडेड बाई VW2 U2. सो अगर हमने यहाँ पे पावर
एट आउटलेट ऑफ द पंप फाइंड आउट करनी होगी, इट विल बी इक्वल टू W इंटू एच एम अपॉन 1000, वेयर W इज वर्क डन बाय द इम्पेलर ऑन द वाटर पर सेकंड। ये हमने पीछे इसका फॉर्मूला पढ़ लिया, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जो पावर निकलती है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट फाइंड आउट होती है। So the second type of efficiency is mechanical efficiency. It is represented by neta m. The power at shaft of pump is more than the power available at the pump impeller. जो shaft of pump है वहां पे जो पावर प्रेजेंट होती है वो ज्यादा होती है जो पावर प्रेजेंट होती है impeller of the pump पे। So the ratio of power available at the impeller to the power at the shaft of the pump is known as mechanical efficiency. impeller पे कितनी पावर प्रेजेंट है और shaft of pump पे कितनी पावर प्रेजेंट है, उन दोनों का जो बीच का रेशियो है that is known as mechanical efficiency. सिंपली मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे नीटा में इज इक्वल टू पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो नीटा एम विल बी इक्वल टू W अपॉन G इंटू VW2U2 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाई SP। SP यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। सो द थर्ड टाइप ऑफ एफिशिएंसी इज ओवरऑल एफिशिएंसी। इट इज डिनोटेड बाई नीटा नॉट। सो द रेशियो ऑफ पावर एट आउटपुट ऑफ द पंप टू द इनपुट ऑफ द पंप इज नोन एज ओवरऑल एफिशिएंसी। सो आउटपुट ऑफ पंप पे जो पावर प्रेजेंट होगी और जो इनपुट ऑफ पंप पे पावर प्रेजेंट होगी उनके बीच का जो रेशियो आएगा दैट विल बी आवर ओवरऑल एफिशिएंसी। तो इसको हम नीटा नॉट से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू W इंटू एच एम अपॉन 1000 होल डिवाइडेड बाई SP, वेयर W इज वर्क डन बाय द इम्पेलर ऑन वाटर पर सेकेंड। HM हो गया हमारे पास यहाँ पे मैनोमेट्रिक हेड और SP यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर अवेलेबल एट शाफ्ट। तो इसको हम सिंपली इन दोनों के प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नीटा नॉट इज इक्वल टू जो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है और जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल एफिशिएंसी के बराबर आता है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, इट्स वेरियस पार्ट्स एंड वेरियस डेफिनेशंस दैट कम्स अंडर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सो आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। तो अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।